Good morning, students. So in our today's video we are going to read the poem Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray, and we will start the poem from where we left in our last video. So hopefully we will end the poem today. Okay. So the first stanza that we will take in our today's video is for thee who mindful of the unhonored dead dost in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. So, in this stanza, the poet is talking about himself and saying that for thee means for you, who mindful of the unhonored dead, who is attentive to the attentive to these humble and unknown men who are laying buried here. ठीक है, means I who have not ignored the humble and unknown men laying buried here, क्योंकि पोइट को ऐसा लग रहा है कि और जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने एक तरह से इन लोगों को इग्नोर कर दिया है, इनकी जो हम्बल डेस्टिनी थी, ठीक है, इनकी जो सिंपल लाइफ्स थी, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई है कभी, ठीक है, और इनको एक तरह से आइसोलेटेड रखा गया है। बट पोइट को लग रहा है कि पोइट है जो इन लोगों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एंड डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, ठीक है, और उसको लगता है कि वो इन लाइन्स में ये पोएम की जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स में उन हम्बल पीपल्स की आर्टलेस टेल को बता रहा है एक तरह से, ठीक है। सो आई हु हैव नॉट इग्नोर्ड द हम्बल एंड अननोन मेन लेइंग बरीड हियर लाइक अदर्स have narrated their simple story in this poem. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. So, and it is quite possible that one day somebody with a temperament similar to my own will in a mood of lonely reflection, will in a mood of lonely contemplation मेक इंक्वायरीज अबाउट माई फेट टू, ठीक है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर ये जो हम्बल और अननोन पीपल हैं, इनकी लाइफ के बारे में, इनके फॉर्चून के बारे में ठीक बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एक तरह से, ठीक वैसे ही किसी दिन ऐसा होगा जब मेरे ही जैसे टेम्परामेंट का कोई व्यक्ति, मेरी ही जैसी काइंड सोल का कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, जो कभी यहाँ पर अकेला होगा और जब रिफ्लेक्शन करेगा, मीन्स रिफ्लेक्ट करेगा, कंटेम्पलेट करेगा, जब चिंतन करेगा, तो वो मेरे फेट के बारे में, मेरे भाग्य के बारे में भी जानने की कोशिश करेगा। जैसे मैं यहाँ पर इन लोगों के, ये जो अननोन पीपल हैं, ये जो इग्नोर्ड हम्बल पीपल हैं, इनके लाइफ के बारे में मैं जिस तरह से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है हैप्पीली सेम होरी हेडेड स्वैन में सी, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. So happily का मीन्स है यहाँ पर बाई चांस, ठीक है। सेम होरी हेडेड स्वैन, यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ किया गया है होरी हेडेड स्वैन, इट इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रे हेडेड विलेजर, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रे हेडेड विलेजर, कि किसी दिन बाई चांस सेम होरी हेडेड स्वैन में से ओफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, अक्सर हमने उसे देखा है। यहाँ पर वी जो यूज़ किया गया है वो उनके लिए यूज़ किया गया है जो पोइट की लाइफ के बारे में किसी दिन बात करेंगे, और हिम जो वर्ड यूज़ किया गया इट इज़ यूज्ड फॉर द पोइट हिमसेल्फ, ठीक है, पोइट के लिए यूज़ किया गया है। पीप ऑफ डॉन का मतलब है डे ब्रेक, ठीक है, दिन का समय, सुबह का, ठीक है। सो ऑफन हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन ब्रशिंग विथ हैस्टी स्टेप्स, ब्रशिंग का मतलब है यहाँ पर वॉकिंग, विथ हैस्टी स्टेप्स, हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में, टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन। तो जब किसी दिन कोई व्यक्ति पोइट के फेट के बारे में, पोइट की लाइफ के बारे में बात करेगा, तो वो उसके बारे में क्या बात करेगा,
परहैप्स सम ग्रे हेयर्ड नेटिव ऑफ दिस विलेज विल से, ठीक है, किसको कहेंगे ये विलेजर्स? टू द इंक्वायरर, ठीक है, जो उन लोगों की लाइफ, जो पोइट की लाइफ के बारे में इंक्वायरी करेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पोइट यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी दिन ऐसा होगा, जिस तरह से मैं यहाँ ग्रेवयार्ड में इस समय कंटेम्पलेट कर रहा हूँ, इन लोगों की लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो विलेजर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो मुझे देख रहे हैं। तो किसी दिन जब कोई और व्यक्ति मेरे ही जैसा यहाँ पर आएगा, ठीक है, और वो उन विलेजर्स से पोइट के बारे में जब पूछेगा, ठीक है, तो वो विलेजर्स जो हैं वो उस इंक्वायरी करने वाले को क्या बताएंगे उस पोइट के बारे में, वो इस स्टेंजा में बताया गया है, ठीक है। So perhaps some grey-haired native of this village will say to the inquirer, I have often seen that man early in the morning walking with hasty steps over the dewy ground to greet the rising sun from the grassy top of the hill। कि अक्सर हमने उस व्यक्ति को, उस पोइट को यहाँ से जल्दबाजी में, जल्दी कदमों से, हैस्टी स्टेप्स से इस ड्यूवी ग्राउंड पर चलते हुए देखा है। और वो हमेशा कहाँ की तरफ जाता था? टॉप ऑफ द हिल। किसको देखने के लिए? टू ग्रीट द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है, देयर एट द फूट ऑफ योंडर नॉडिंग बीच दैट रेथेस इट्स old fantastic root so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by। और क्या बताएगा वो उसके बारे में? There at the foot of yonder nodding beech, यहाँ पर nodding जो वर्ड है उसका मतलब है पेड़ जिसकी जो ब्रांचेज हैं वो बीच के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, पानी है वहाँ पर, एक कह सकते हैं बीच है और वहाँ पर एक पेड़ है जिसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ तक आ रही हैं? नीचे तक आ रही हैं, ठीक है। देयर एट द फुट ऑफ योंडर नॉडिंग बीच, वहाँ पर दैट रेदेस का मतलब यहाँ पर है ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्ट है। इट्स ओल्ड फैंटेस्टिक रूट्स सो हाई, हिज लिस्टलेस लेंथ, लिस्टलेस का मतलब है लेज़ी कह सकते हैं, कि पेड़ जिसकी जो लेंथ है वो कैसी है? लेज़ी है। एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच एंड पोर अपॉन द ब्रूक दैट पेबल्स बाय। तो नून टाइड के टाइम में पोइट जो है वो खुद की बॉडी को वहाँ पर स्ट्रेच करता है, मीन्स वहाँ पर एक तरह से आराम करता है। एंड पोर अपॉन जो वर्ड है उसका मतलब है गेज थॉटफुली, ठीक है, कुछ सोचते हुए गेज करता है, ठीक है, कुछ सोचते हुए देखता है। द ब्रूक का मतलब होता है स्मॉल रिवर, ठीक है, तो वहाँ पर एक छोटी सी नदी है और वहाँ पर एक पेड़ है जिसकी ब्रांचेस नीचे तक आ रखी हैं, ठीक है, और उस पेड़ की छाया में वहाँ पर पोइट जो है वो दोपहर के समय में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और थॉटफुली वो गेज करता रहता है, चीज़ों को देखता रहता है, ठीक है। सो देयर एट द फुट ऑफ दैट बीच ट्री with its branches hanging downwards and with its एजेड रूट्स, ठीक है, उसकी जो रूट्स है वो एजेड मीन्स बहुत पुराना पेड़ है, ठीक है। ट्विन्ड हाई, he used to stretch his tired limbs, he used to stretch his tired body at noon time and used to gaze thoughtfully at the stream that flows close by with a murmuring sound, ठीक है। तो उसकी आदत थी, ठीक है, वो used to था कि वो दोपहर के समय में अपनी बॉडी को वहाँ पर स्ट्रेच करता था, thoughtfully gaze करता था, कहाँ पर? by the side of that stream that flows close by with a murmuring sound। next stanza है, hard by yon wood now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would rove, now drooping woeful vain like one forlorn or crazed with care or crossed in hopeless love। हार्ड बाई का मीनिंग है यहाँ पर सामने की तरफ, योन का मतलब नियर, पास से लिया गया है। नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, सो दिस इज ऑल्सो अबाउट द पोइट। तो सामने की तरफ जंगल के पास में, हार्ड बाई मीन्स सामने, योन मीन्स नियर, ठीक है, तो सामने की तरफ उस जंगल के पास में
नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, पोइट जो है वो स्माइल कर रहा है। मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज ही वुड रोव, ठीक है, और कुछ बड़बड़ा रहा है ऐसा लग रहा है। नाउ ड्रूपिंग, अब नीचे की तरफ सर झुकाया हुआ है। वोफुल वैन, वैन का मतलब है यहाँ पर वेन का मतलब है पीलापन लिए हुए कह सकते हैं, ठीक है, कि वो थोड़ा उसका ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके चेहरे पे एक पेल लुक है, ठीक है, पीलापन है, एक दुखी सा चेहरा है उसका। लाइक वन फॉरलोन, जैसे कि वो एक अकेला हो, ठीक है। तो मीन्स उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस देखने को मिलते थे जब वो यहाँ पर सामने जंगल की तरफ होता था। कभी कभी वो स्माइल करता था, कभी वो कुछ बड़बड़ाता रहता था, कभी कुछ नीचे गर्दन झुका के कुछ सोचते हुए चलता रहता था, ठीक है, कभी कभी वो बिल्कुल दुखी सा लगता था। और क्रेज्ड विथ केयर, कभी कभी वो पागल जैसा भी दिखता था। और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, और ऐसा लगता था कि वो एक क्रोस्ट का मतलब यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड कह सकते हैं, कि वो एक होपलेस लव में कैसा था, फ्रस्ट्रेटेड था, ठीक है। तो इन दिस स्टेज द पोइट इज टॉकिंग अबाउट हिज डिफरेंट एक्सप्रेशंस, हिज डिफरेंट इमोशंस दैट ही फेल्ट नियर दिस ग्रेव यार्ड, ठीक है। मीन ही वॉज इन द हैबिट ऑफ रोमिंग अबाउट नियर द वुड देयर एंड स्पीकिंग आउट हिज विम्सिकल आइडियाज़, और कह सकते हैं फैंटेस्टिक नोशंस टू हिमसेल्फ, कि उसके जो भी थॉट्स थे वो उनके बारे में खुद से ही बातें करता था। एंड समटाइम्स स्माइलिंग स्कॉर्नफुली, समटाइम्स लुकिंग सोरोफुल एंड पेल, with his head hanging downwards like a lonely and friendless man, or like someone who was tormented by anxiety, और like a frustrated lover, ठीक है। तो उसके डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट इमोशंस की बात कर रहा है पोइट जो है वो। नेक्स्ट स्टेंजा है One morn I missed him on the accustomed hill along the heath and near his favourite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. One morn, morn का मतलब है यहाँ पर मॉर्निंग। So one morning I missed him. एक सुबह मैंने उसे नहीं देखा। ये बात कौन किसको बता रहा है? विलेजर जो है वो किसको बता रहा है? इंक्वायरर को बता रहा है कि वन मॉर्निंग आई मिस्ड हिम, एक सुबह मैंने उसे नहीं देखा ऑन द कस्टम्ड हिल, उसी कस्टम्ड हिल पर। कस्टम्ड का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर वो रेगुलर जाया करता था, ठीक है, ही यूज्ड टू, जहाँ पर जाने का उसको आदत थी एक तरह से। सो वन मॉर्निंग आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, एक सुबह मैंने उसे वहाँ पर नहीं देखा। अलॉन्ग द हीथ, हीथ का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड लैंड जो होती है, जहाँ पर कुछ उगा हुआ नहीं होता, खाली ज़मीन जिसको कह सकते हैं। अलॉन्ग द हीथ, वहाँ पर भी नहीं था। एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, उसके फेवरेट ट्री के पास भी नहीं था। अनादर डे केम, नॉर येट बिसाइड द रिल, रिल का मतलब है यहाँ पर स्ट्रीम, पानी की छोटी जो धारा होती है एक तरह से, उसको रिल कहते हैं। नॉर अप द लॉन, लॉन में भी नहीं था। नॉर एट द वुड वॉज ही, वुड के पास में भी नहीं था। तो विलेजर बता रहा है कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसे नहीं देखा, मैंने पोइट को नहीं देखा, ना ही तो वो उस हिल पर था, ना ही वो अनकल्टिवेटेड लैंड पे था, ना ही उसके फेवरेट ट्री के पास में था, ठीक है। फिर दूसरा दिन हुआ, ना ही वो वहाँ पर स्ट्रीम के पास था, ना ही वो लॉन में था, ना ही वो उस जंगल के पास में था, ठीक है। सो वन डे आई फेल्ड टू सी हिम ऑन द हिल वेयर ही वॉज जनरली सीन। I did not see him on the open tract of land or near the beech tree of which he was very fond. Another morning came, but still I did not see him near the stream or on the lawn or near the wood. So the villager was unable to see the poet. Next stanza है, the next with diocese drew in sad array, slow through the church we path we saw him born, approach and read, with thou canst read the lay, graved on the stone beneath you erst thorn. The next with diocese, diocese का मतलब the funeral songs, ठीक है, मृत्यु के समय गाए जाने वाले गीत। सो द नेक्स्ट विथ diocese ड्यू इन सैड अरे, सैड अरे का मतलब है यहाँ पर फ्यूनरल, ठीक है,
स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सा हिम बॉर्न, वी सा हिम जो वर्ड यूज़ किया गया वो किसके लिए यूज़ किया गया है, पोइट के लिए। बॉर्न जो वर्ड है यहाँ पर इसका मतलब है कैरीड, ठीक है, ले जाया जा रहा था। अप्रोच एंड रीड फॉर दाउ कांस्ट रीड द ले का मतलब है यहाँ पर सॉन्ग या फिर यहाँ पर हम एपिटाफ कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू अर्स्ट थ्रोन, ग्रेव्ड मीन्स एनग्रेव्ड, अर्स्ट थ्रोन का मतलब अंडर दैट एंशियंट हॉथॉर्न ट्री। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जब विलेजर ने उसे कहीं भी नहीं देखा पोइट को, ठीक है, उसके बाद में अगले दिन उन्होंने कहाँ देखा उसको, द नेक्स्ट डे वी सा हिज डेड बॉडी बीइंग कैरिड टुवर्ड्स द चर्च इन अ सैड प्रोसेशन। अगले दिन हमने देखा कि पोइट की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है चर्च की तरफ, ठीक है, एंड इन अ सैड प्रोसेशन। वहाँ पर वो जो प्रोसेशन था वो कैसा था, बिल्कुल सैड था। विद द मॉर्नर्स चैंटिंग एप्रोप्रिएट फ्यूनरल सॉन्ग्स, ठीक है, और वहाँ पर जो मॉर्नर्स थे जो उसकी मौत का दुख मना रहे थे, दे वर चैंटिंग सम एप्रोप्रिएट फ्यूनरल सॉन्ग्स, कुछ फ्यूनरल सॉन्ग्स, कुछ डायर्स गा रहे थे। यू आर एन एजुकेटेड मैन, आई थिंक यू आर एन एजुकेटेड मैन, यहाँ पर फिर से कौन कह रहा है, विलेजर कह रहा है इंक्वायरर को कि इट सीम्स यू आर एन एजुकेटेड मैन, सो गो नियर द ग्रेव बीनीथ दैट ओल्ड हाथॉर्न ट्री एंड रीड द वर्सेस एनग्रेव्ड ऑन द टोम्बस्टोन, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो, यू आर एन एजुकेटेड मैन, तो तुम जाओ और वहाँ पर सामने की तरफ वो जो टोम्बस्टोन है, ठीक है, वहाँ पर वो जो एपिटाफ लिखा हुआ है, किसके बारे में, किसकी ग्रेव है वहाँ पर, पोइट की ग्रेव है, ठीक है। तो तुम जाओ और वहाँ पर उसकी जो एपिटाफ लिखी हुई है तुम उसको जाकर पढ़ो, ठीक है। और अब ये जो 3 स्टेंजा है वो उसकी एपिटाफ की हैं। एपिटाफ का मतलब होता है सम वर्ड्स दैट आर सेड और रिटन अबाउट अ डेड पर्सन, ठीक है। स्पेशली हम बात करते हैं वर्ड्स की जो टुम्बस्टोन के ऊपर किसी डेड पर्सन के टुम्बस्टोन पर एनग्रेव किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है। मीन्स क्रिश्चियंस में ऐसा होता है कि वो जो डेड बॉडी होती है वो उसको बरी करते हैं, दफन करते हैं, और उसको दफनाने के बाद में बाहर की तरफ एक टुम्ब स्टोन लगा देते हैं, ठीक है। हमने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा है कि एक पत्थर सा लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर कई बार उसके ऊपर अक्सर वो लोग नाम, जन्म तिथि, ठीक है, और मृत्यु की तिथि या फिर कुछ वर्ड्स लिख देते हैं जो उनको पसंद होते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी मरने वाला इंसान खुद कहता है कई बार कि जब मैं मरूँ तो मेरे जो टुम्ब स्टोन होगा तुम उसमें ये लिख देना, ठीक है। तो ऐसा ही पोइट का वहाँ पर एपिटाफ है, ठीक है, जहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हम इन 3 स्टेंजाज में पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट स्टेंजा इज हियर रेस्ट्स हिज हेड अपॉन द लेप ऑफ अर्थ अ youth to fortune and to fame unknown, fair signs thrown not on his humble birth and melancholy marked him for her own. So here in this grave lies buried a young man who achieved no fame and upon whom fortune did not smile. So here in this grave lies buried a young man. So the poet is talking about himself कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति दफन है, ठीक है। अपॉन द लेप ऑफ अर्थ, अपॉन द लेप ऑफ अर्थ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो ग्रेव के लिए यूज़ किया गया है कि अर्थ की गोद में एक तरह से, तो यहाँ पर ग्रेव के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति है अ यूथ, एक यंग पर्सन, एक यंग मैन, टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, जिसका ना ही तो कोई अच्छा भाग्य था, ठीक है, और ना ही जिसको कोई प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। सो अ यंग मैन हु डिड नॉट अचीव फेम एंड फॉर्चून, ठीक है। फेयर साइंस फ्रॉन्ट नॉट हिज हम्बल बर्थ, फेयर साइंस फ्राउंड, फ्रॉन्ट का मतलब अनहैप्पी होता है। तो इन स्पाइट ऑफ हिज हम्बल बर्थ he acquired knowledge and learning but he was destined to live a melancholy life. तो सिंपल बर्थ के बावजूद भी, हम्बल बर्थ के बावजूद भी पोइट ने
ठीक है, अपनी मेहनत से नॉलेज और लर्निंग को अचीव किया था, एक्वायर किया था, बट ही वॉज डेस्टिन्ड टू लिव अ मेलनकली लाइफ। लेकिन इसके बावजूद भी पोइट ने जो लाइफ जी वो कैसी जी, मेलनकली, ठीक है, दुखी लाइफ जी, हमेशा वो उदास रहा। सो हियर इन दिस ग्रेव lies buried a young man who achieved no fame and upon whom fortune did not smile. In spite of his humble birth, he acquired knowledge and learning, but he was destined to live a melancholy life. Next stanza है, Lars was his bounty and his soul sincere. Heaven did a recompense as largely sent. He gave to misery all he had a tear. He gained from heaven. It was all he wished a friend. सो लार्ज वॉज हिज बाउंटी, बाउंटी का मतलब होता है जेनरसिटी, ठीक है, उदारता हम कह सकते हैं, उदार था वो बहुत ज़्यादा पोइट। सो लार्ज वॉज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर एंड ही हैड अ सिंसियर सोल। हेवन डिड अ रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब कंपेंसेशन कह सकते हैं हम। एज largely sent, he gave to misery all he had a tear. He gained from heaven, it was all he wished a friend. So this man, this poet had a generous and sincere heart. God richly rewarded him for his virtues. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर एक ऑप्टिमिस्टिक वे देख सकते हैं, पोइट की ऑप्टिमिस्टिक एक नज़रिया देख सकते हैं कि जब वो जीवित था, ठीक है, तब उसको यहाँ पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, ठीक है, उसको कोई पहचान नहीं मिली, ठीक है, और उसका फॉर्चून इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन चूँकि ही हैड अ जेनरस एंड सिंसियर हार्ट, उसका जो हार्ट था वो कैसा था, जेनरस था और सिंसियर था। सो ही होप्स दैट गॉड विल श्योरली रिवॉर्ड हिम फॉर हिज वर्च्यूज़, कि भगवान उसको जरूर रिवॉर्ड देंगे उसके वर्च्यूज़ के लिए। बिकॉज he had a sympathetic heart and the sight of misery used to move him to tears. क्योंकि उसका जो heart था वो कैसा था, sympathetic था, ठीक है, और वो जब कोई ऐसी चीज़ देखता था, ठीक है, जो उसको दुखी कर देती थी, तो ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में आंसू ही आ जाएंगे। गॉड वॉज हिज प्रोटेक्टर एंड दिस वॉज ऑल ही डिज़ायर, तो उसको लगता है कि गॉड उसका प्रोटेक्टर है और ये बहुत है, इसी की उसने इच्छा की थी, ठीक है। So this man had a generous and sincere heart, so he hopes that God will surely reward him for his virtues. He had a sympathetic heart and the sight of misery used to move him to tears, and he thinks that God is his protector and this was all he desired. और इसका लास्ट स्टेंजा है, no further seek his merits to disclose or draw his frailties from their dread abode. There they alike in trembling hope repose, the bosom of his Father and his God. So no further seek his merits to disclose, make no further effort to describe his virtues or his weaknesses now that he is dead and buried in his grave. So don't try to describe his virtues, don't try to describe the poet's virtues or his weaknesses because he is now dead and buried in his grave. तो अब कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम पोइट के वर्चूज़ के बारे में या फिर उसके वीकनेसेस के बारे में बात करो। सो नो फर्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज़, फ्रेलिटीज़ का मतलब होता है वीकनेसेस, फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, ड्रेड अबोर्ड का मतलब है ग्रेव, ठीक है। सो अब उसके वीकनेसेस के बारे में पोइट खुद कह रहे हैं कि अब मेरे वीकनेसेस के बारे में और वर्चूज़ के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज नाउ आई एम डेड एंड बरीड इन दिस ग्रेव, ठीक है। सो नो फर्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज वीकनेसेस फ्रॉम देयर ग्रेव। There they alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God. There they जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यहाँ पर इट इज़ यूज्ड फॉर द वर्चूज़ एंड वीकनेसेस। alike in trembling hope repose, repose का मतलब है lie peacefully। तो पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि पोइट की तरह ही पोइट के जो वर्चूज़ और उसकी जो वीकनेसेस थी वो भी उसके साथ साथ यहाँ पर बरी कर दी गई हैं इस ग्रीव में, ठीक है। तो पोइट जब मरा,
ठीक है। पोइट की जब डेथ हुई तो पोइट की डेथ के साथ साथ ही उसकी वीकनेस जो भी थी, उसके जो वर्चूज़ थे, या फिर कह सकते हैं कि सब कुछ जो भी था वो सब खत्म हो गया, ठीक है। सो देयर इन हिज ग्रेव लाई हिज वर्चूज़ ट्रैम्बलिंग विद अ होप टू बी रिवॉर्डेड, बट दीज वर्चूज़ एंड वीकनेसेस हैव अ होप टू बी रिवॉर्डेड बाय द गॉड। उनको ये उम्मीद है, एक ट्रैम्बलिंग होप है कि उनको किसी दिन रिवॉर्ड किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा? गॉड के द्वारा। एंड हिज फॉल्ट्स ट्रैम्बलिंग विद द होप टू बी फॉरगिवन, और साथ ही साथ उसको ये उम्मीद है कि उसकी जो भी गलतियाँ थी, ठीक है, उसके जो भी फॉल्ट्स थे उनको भुला दिया जाएगा। किसके द्वारा? द बूजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, उसके जो मर्सीफुल गॉड जो है, ठीक है, जिसको वो अपना फादर कह रहा है, उसके द्वारा, ठीक है। तो एक तरह से फिलोसॉफिकल हम यहाँ पर स्टेंजा इसको कह सकते हैं कि जब व्यक्ति मर गया है, ठीक है, जब व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, तो हम उसके वर्च्यूज़ और वीकनेसेस के बारे में बात क्यों करें, ठीक है। और साथ ही साथ पोइट को ये उम्मीद है, ठीक है, वो ये आशा करता है कि उसके वर्च्यूज़ जो हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है, और उसने जो यहाँ पर मिस्टेक्स की, उसने यहाँ पर जो गलतियाँ की, उनको लोगों के द्वारा भुला दिया जाए, ठीक है, और भगवान उसको उसकी गलतियों को भुला दें और उसके वर्च्यूज़ के लिए उसको क्या करें? रिवॉर्ड दें। ऐसा पोइट आशा करता है, उम्मीद करता है। सो दिस इज़ आवर पोएम इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। In our next video, we will talk about the themes of this poem, and also about the literary terms that are used in this poem.